नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है वी प्रॉमिस यू पर। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ रहे थे। उसमें हम जो भारतीय संवैधानिक विकास के जो चरण है, भारतीय संविधान के जो मतलब संवैधानिक विकास के चरण है, उनको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा और भी एक्ट्स पढ़े। आगे के क्लास में भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आज की क्लास में इन तीनों टॉपिक में आप लोग एक कॉमन शब्द देख रहे होंगे, इंडिया, इंडियन, भारत, भारतीय, ठीक है। अब से पहले ये नाम क्यों नहीं आया, उसके पीछे कारण है दोस्तों। 1858 एक्ट को हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको एक साल पीछे ले जाना चाहूँगा, 1857 में। हम सभी लोगों को याद है उस वर्ष क्या हुआ था। उस वर्ष भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था मेरठ से। तो दोस्तों, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसने एक चीज स्पष्ट कर दी थी कंपनी की कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए या अगर युद्ध हो जाए या भारत में कोई विद्रोह हो जाए, तो कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो भारत का शासन चलाने में असमर्थ थी। ये किसने जांचा? ये जांचा ब्रिटेन की संसद ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत में शासन चलाने में फेल हो गई। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा महसूस किया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक, तो हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब जो शासन व्यवस्था थी वो कौन चला रहा था? वो अब ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश सरकार चला रही थी, यानी कि क्राउन रूल आ गया था। ठीक है, क्राउन रूल। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या हुआ, जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था पहले किसके हाथ में था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अब वो किसके हाथ में आ गया? वो ब्रिटिश राज मुकुट, ब्रिटिश सरकार कह लो, संसद कह लो, ब्रिटिश राज मुकुट कह लो, क्राउन रूल अब इसके हाथ में आ गया था। अब से पहले आपने क्लास में पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इन दोनों को समाप्त करके इन दोनों के जो भी अधिकार थे वो किसे दे दिए? भारत राज्य सचिव को। भारत राज्य सचिव को ये सारे अधिकार दे दिए। ये भारत राज्य सचिव कौन होता था दोस्तों? ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, भारत राज्य सचिव। ठीक, इसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम दिया गया। क्या कहा गया? भारत का वायसराय। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, ये वायसराय कौन होता था दोस्तों? ये ब्रिटिश क्राउन या ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ठीक है, भारत में जो वायसराय होता था वो किसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक, यानी कि भारत में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कौन करता था? वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक और महत्वपूर्ण बात इस एक्ट की, इस एक्ट के माध्यम से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट। नेक्स्ट एक्ट क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि वायसराय को कुछ विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लागू करना, मतलब आपातकाल के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता था। या अध्यादेश के बारे में छोटी सी बात आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अध्यादेश वो होता था कि कुछ समय के लिए जब कोई संसद नहीं चल रही होती है, तो जो भी प्रत्यक्ष जो मतलब जो शासन चला रहा होता है, उसी कुछ समय के लिए ये अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो कुछ कानून बिना संसद के चले वो बना दे। उसे अध्यादेश कहते हैं। अभी हम पॉलिटिकल साइंस की आगे की क्लास पार्लियामेंट ये सब पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तब उसमें अध्यादेश क्लियर होगा। ठीक, एक बात और, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के सारे अधिकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दिए गए थे, वो उन्हें पुनः लौटा दिए, यानी कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की अपनी शक्तियां उसे वापस मिल गई। यहाँ आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट में कि मद्रास बंबई को किस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की शक्ति
कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दी गई, यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। वो कौन सा एक्ट था? ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की एक और महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के माध्यम से 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। यानी कि मैंने पहले ही बोला था, भारत 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 कुछ प्रभाव। दोस्तों एक चीज और, 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय ब्रिटिश सरकार ठीक इस चीज को मानने पर विवश हो गई कि अगर भारत से सहयोग करना है, भारत में अगर शासन चलाना है, तो बिना भारतीयों के सहयोग लिए ये असंभव है। इसलिए इन्होंने भारतीयों को मनोनीत किया, भारतीयों को उस अपनी सेवाओं में शामिल किया, ये उसी लिए था। ठीक है, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वो भारतीय कौन थे? पहले बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के महाराजा थे और तीसरा सर दिनकर राव थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी? इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि पहली बार विधानसभा के सदस्यों को बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार रखने का अधिकार दिया गया? तो वो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। इसी के तहत जो विधान परिषद की इसी एक्ट के माध्यम से विधान परिषदों का विस्तार किया गया और विधान परिषद को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य किए गए। एक चीज और, इसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, ये किससे प्रभावित होकर बना था? तो दोस्तों 1889 से लेकर 1891 तक जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जो भी प्रस्ताव हुए, पारित हुए, उन पारित प्रस्तावों से ही प्रभावित होकर ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बना। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको ये तीनों एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और जो भी इस एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से और खूब मन लगा कर पढ़िए, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं या जो मेरे से कोई त्रुटि हुई उसे ज़रूर बताने की कोशिश करें। नमस्कार।